हेलो हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बच्चों, क्लास लाइव हो चुकी है ना। आज एक्चुअली इधर बहुत तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कुछ नेटवर्क एरर भी चल रहा होगा। एक बार प्लीज कमेंट करके बताइए, क्या ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? क्लास चल गई है ना? हाँ जी, अंशु मिश्रा आ चुकी हैं, तेजेंद्र आ चुके हैं, सुरेश कुमार आ चुके हैं। चलो ओके, मुझे लग रहा है कि तभी आपने नमस्ते बोला है, मेरी ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर होगी। ओके, गुड इवनिंग पिंकी, सुरेश, गुरुदेव कुमार भक्त, उसके बाद है अंशु मिश्रा, मोहम्मद इमरान। चलिए भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आज तो बहुत तेज बारिश हो रही है, सुबह से ही बारिश हो रही है। और सुबह आज तो अच्छा वीडियो अटक रहा होगा ना, मुझे पता है। आज इंटरनेट देखो रेड हो गया है। ये इंटरनेट आज ऐसा ही चलेगा, थोड़ा सा अगर बीच में अटके ज्यादा, देखो जहां तक ले सकते हो क्लास वहां तक लेना, क्योंकि इंटरनेट प्रॉब्लम, बहुत तेज बारिश हो रही है बाहर पर। और जैसे जैसे बारिश होती है ना, तो ये एयरटेल का इंटरनेट थोड़ा ऐसे ही चलता है। मैं अगली बार से एक जियो का और लगवा लेती हूँ ना, ताकि स्पेयर में रखते हैं एक। आइए फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे स्केलेटल सिस्टम, और स्केलेटल सिस्टम में हम कितना पढ़ चुके थे? तो स्केलेटल सिस्टम में हम ये पढ़ चुके थे कि स्केलेटल सिस्टम में 206 बोन से मिलकर बना हुआ होता है हमारा कंकाल तंत्र। टोटल 206 हड्डियों से मिलकर बना हुआ होता है। और इन 206 को हमने दो कैटेगरी में बांटा था। एक साइड हमने लिखा था एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल का मतलब होता है अक्षीय कंकाल तंत्र। और दूसरी तरफ हमने लिखा था अपेंडिक्यूलर स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम वो था जो हमारे बॉडी में मेन एक्सिस में हड्डियां होती हैं। इसमें 80 थी, हम पढ़ चुके हैं कैसे कैसे 80 हड्डियां थी। इसमें 126 थी, दोनों को जोड़ा तो 206 हो गई। इसका मतलब टोटल 206 बोन से हमारा स्केलेटल सिस्टम बना हुआ है। ये हम पढ़ चुके थे ना पूरा। इसमें हाथ और पांव की हड्डियां थी, हम सारी बात पढ़ चुके हैं। इसमें गिर्डल्स भी इंक्लूडेड हैं, ये सारी बात पढ़ चुके थे। अब कुछ नोट डाल के पॉइंट लिखते जाना, जो डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चलो हो जाए, सब क्लियर है ना? ठीक है, चलिए। नोट डालने का मतलब क्या है? नोट 2000 का नोट नहीं है, अब तो 2000 के नोट भी बंद हो चुके हैं। नोट का मतलब है कि बच्चा जो वन लाइनर के फॉर्म में क्वेश्चंस हैं और जो एग्जाम में डायरेक्टली बन जाते हैं, जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। कैसे? सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है? लिख लीजिए, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मैंने आपको पढ़ाई है, अब तो आपको ही पता होना चाहिए कि हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है और कहां होती है। क्वेश्चन दोनों टाइप से आ सकता है कि कौन सी होती है और कौन सी कहां होती है। हाँ, मैं ट्रू रिब्स फॉल्स रिब्स की बात करूंगी, अभी आएगा मोहम्मद इमरान, डोंट वरी, सब आएगा। फॉल्स रिब्स कितनी होती हैं, ट्रू रिब्स कितनी होती हैं, फ्लोटिंग रिब्स कितनी होती हैं। अभी तो जॉइंट्स पढ़ेंगे, मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, सब आएगा सब आएगा। तो क्वेश्चन ये आएगा एग्जाम में कि लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, हमारे शरीर में सबसे लंबी हड्डी। हमने आपको दिखाया भी था सबसे लंबी हड्डी कौन सी होनी चाहिए। चलो एक फोटो दिखाती हूँ, आपका कंकाल कैसा दिखता है, जो हम बहुत दिनों से देख रहे हैं। इसमें साफ साफ दिख रहा होगा, ये वाली जो बोन है ये लॉन्गेस्ट है। और ये क्या कहां की होती है? थाई बोन। तो लिखो, हमारी जो जांग की हड्डी होती है, यानी कि हमारी जो थाई में होती है, थाई का मतलब होता है बच्चा जांग, और जांग में एक ही हड्डी होती है और उस हड्डी का नाम क्या होता है? उसका नाम फीमर होता है, फीमर। तो आपसे पूछेगा कहां की हड्डी सबसे लंबी है? थाई की। कौन सी है? अगर पूछ ले कौन सी है, तो थाई में एक होती है, फीमर होती है। ठीक है बच्चा। अब जस्ट इसका अपोजिट, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी, वो सबसे लंबी थी, अब सबसे छोटी पूछी जा सकती है। अब सबसे छोटी होती कहां की है? तो आप बताओगे ईयर में, कान की हड्डी। कान की हड्डी सबसे छोटी होती है, और मैंने पढ़ाया था एक कान में 3, तो दोनों में 6 हो गई। अब कान में 3 थी, याद है ना आपको कान में कौन कौन सी थी? कान की हड्डियों के नाम लिख लो साइड में, स्टेप्स, इनकस एंड मेलियस। याद है कि नहीं है? भूल गए? मैंने नाम लिखवाए थे ये। मैंने कहा था स्टेप्स को हिंदी में हम स्टेपीज लिखते हैं, लेकिन जब प्रोनाउंस करते हैं तो इसको स्टेप्स कहा जाता है। एक कान में 3 होती हैं, तो कितनी होगी टोटल? 6 होगी दोनों कान में। तो कान में ये जो स्टेप्स है ना, जिसको आप स्टेपीज बोलते हो, ये सबसे छोटी हड्डी होती है। ये हमारे कान की स्मॉलेस्ट बोन है, सबसे छोटी हड्डी होती है। ओके, पॉइंट क्लियर हो गया होगा इतना। चलो अब अगला क्वेश्चन,
थिनेस्ट बोन, हमारी जो 206 हड्डी हैं इनमें सबसे पतली हड्डी कौन सी होनी चाहिए? थिनेस्ट। थिनेस्ट का मतलब होता है बच्चा सबसे पतली हड्डी। थिनेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर की सबसे पतली हड्डी, जिसको छूने पे ही आपको टच करने पे महसूस होएगी, सबसे पतली पूछा है बच्चा। ठीक है, इसको लिख देना पूरी लाइन हिंदी मीडियम वाले बच्चों। सबसे पतली हड्डी कौन सी होती है शरीर की? सबसे पतली होती है बच्चा आपकी पांव के अंदर, लोअर लेग के अंदर। अपने पांव को यहां से टच करो, एक हड्डी फील होगी ना ऐसे पतली सी इस हिस्से में, और इसका नाम होता है, पहले लिख लो लोअर लेग, पांव के निचले हिस्से की सबसे पतली होती है। और नाम क्या है? तो नाम इसका फिब्यूला। फिब्यूला, इसको बोलते हैं फिब्यूला। तो पांव के निचले हिस्से में जो फिब्यूला बोन होती है वो सबसे थिनेस्ट होती है, सबसे पतली हड्डी होती है। ठीक है, चल अब बात आती है मैम स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी है? ये सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ऐसे आएंगे सीधे, आप क्वेश्चन बना बना के लिख लो ऐसे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे ही आते हैं। नेक्स्ट आप लिखोगे फोर्थ पे, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, यानी कि मजबूत कौन सी है जो आसानी से नहीं टूटती है। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, HB का मतलब है ह्यूमन बॉडी। HB का मतलब ह्यूमन बीइंग मत सोच लेना, है ना, ह्यूमन बॉडी, वैसे ह्यूमन बीइंग ह्यूमन बॉडी दोनों सेम नाम है ना, एक ही बात है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब हो गया सबसे मजबूत, यानी कि वो हड्डी जो आसानी से नहीं टूटती है, जो मजबूत है। अब मजबूत कौन कौन सी होती हैं? 2 हड्डियों को हम सबसे ज्यादा मजबूत मानते हैं। एक तो फीमर, फीमर कहां है बच्चा? जांग में है। और दूसरी आपके जबड़े की हड्डी, ये जबड़े की हड्डी होती है ना, जो बोन्स होती है ना, जो बोन्स जबड़े की हड्डियां होती हैं, जो में 2 हड्डियां होती हैं, लिखो क्या 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 नाम है। ऊपरी जबड़े की हड्डी को मैक्सिला कहा जाता है, ये ऊपर वाले जबड़े की है, ये ना, ये वाली हड्डी जिससे दांत लगे हुए हैं, ये वाली हड्डी, ये टच करो यहाँ पे, इसको मैक्सिला कहते हैं। और नीचे वाले को मैंडिबल कहा जाता है, मैंडिबल, हिंदी में सेम नाम है बच्चा, मैक्सिला एंड मैंडिबल। तो जबड़ों की हड्डी और फीमर ये स्ट्रॉन्गेस्ट हड्डी की कैटेगरी में आती है। लेकिन इनके बाद जो स्ट्रॉन्ग होती है वो ये होती है। तो कभी कभार ह्यूमेरिस भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ह्यूमेरिस नहीं आएगा, इन तीनों में से कोई ऑप्शन होगा। तो फीमर होगी, मैक्सिला होगी, मैंडिबल होगी, यानी कि जबड़ों की हड्डी होगी, फीमर और फीमर होगी, ये हमारी बॉडी में स्ट्रॉन्गेस्ट बोन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो आता है वो आता है हमारी बॉडी में ऐसी हड्डियां जो मूवेबल होती हैं। मूवेबल का मतलब है जिसमें हल्की फुल्की क्या हो सकती है, हलचल हो सकती है, यानी कि हल्की फुल्की ऐसे ऐसे घूम सकते हैं। अब देखो कौन कौन सी घूम रही है, ये देखो, ये मेरा निचला जबड़ा घूम रहा है ना, मतलब जब मेरा जबड़ा इधर इधर जा रहा है तो मेरी हड्डी भी इधर इधर जा रही है, ये देखो ये देखो। तो निचला जबड़ा हो गया वो मूव कर सकता है, और निचले जबड़े का नाम क्या है? मैंडिबल। मैंडिबल, तो मैंडिबल हड्डी मूवेबल होती है। और दूसरा सुनो, अपने घुटने की हड्डी को ऐसे करो, बहुत सारे लोगों की आदत होती है ना घुटने को हड्डी को ऐसे घुमाते रहते हैं। तो जो घुटने की हड्डी होती है जिसको हम नी कैप या नी बोन कहते हैं, घुटने की हड्डी हो गई और निचले जबड़े की हड्डी हो गई, ये मूवेबल बोन कहलाती है। घुटने की हड्डी का नाम हमने क्या पढ़ा था? घुटने की हड्डी को हमने पटेला बोला था, पटेला। तो इनमें से जो भी ऑप्शन आए ना वो बच्चा आप सही कर देना कि ये मूवेबल बोन की कैटेगरी में आती है, मूव कर सकती हैं, ये यहां से वहां चल सकती है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट हो गई, उसके बाद थिनेस्ट हो गई, उससे पहले हमने सबसे बड़ी सबसे लंबी पढ़ी, अब मूवेबल पढ़ ली। अब 2 पॉइंट और सुनो अगले बच्चा, 2 शब्द आप बार बार सुनोगे कि हमारे बॉडी में एक होते हैं लीगामेंट्स। आपने सुना होगा फलाना इंसान का ना एक्सीडेंट हो गया, यार इसके लीगामेंट्स टूट गए। अब लीगामेंट्स जुड़ने में टाइम लगेगा, डॉक्टर ने ना पट्टी करी है, फिर बोला है कि 2 महीने बाद आपको बेड रेस्ट बोला है 2 महीने तक, उसके बाद बोला है कि आपका ये पट्टी हम निकाल देंगे, है ना, मतलब उसके लीगामेंट्स जुड़ जाते हैं 2 महीने बाद। जब बात करते हैं बच्चा लीगामेंट्स क्या होते हैं, लीगामेंट्स एक हड्डी इस तरीके से हो गई मान लो, और दूसरी हड्डी इस तरीके से हो गई, इस तरीके से, एक बोन और ये दूसरी बोन, इन दोनों बोन को
जो टिश्यूज जोड़ते हैं इस तरीके से, दो हड्डियों को आपस में जोड़ने का काम जो टिश्यूज करते हैं, जो उत्तक करते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं एक टाइप के, उनको ही हम लिगामेंट्स कहते हैं। और किसी का जब एक्सीडेंट होता है या किसी का जोर से हाथ मुड़ गया तो ये लिगामेंट्स क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। फिर आपको वापस प्रोटीन वगैरह अच्छी डाइट लेनी पड़ती है, आपको नॉनवेज अच्छा सा खाना पड़ता है। नॉनवेज में, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ, जरूरी नहीं है नॉनवेज ही खाओ, जैसे मैं वेज हूँ, मेरा एक बार एक्सीडेंट हो गया था आज से 6-7 साल पहले, तो मैंने बढ़िया तरीके से वेज डाइट लेके अपनी अच्छे से रिकवरी कर ली थी, पाँव में लग गई थी मेरे, ठीक है। तो ऐसे ही, लेकिन नॉनवेज जो खाते हैं उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, इसलिए वो बहुत जल्दी से प्रोटीन फाइबर्स से जुड़ जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि नॉनवेज फिर अपनी डाइट में इंक्लूड कर लो, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है, आप वेज खा के भी आप ऐसा कर सकते हैं ना। तो लिगामेंट दो हड्डियों को आपस में जोड़ने वाले टिश्यूज होते हैं, और ये किस टाइप के टिश्यू हैं, दे आर कनेक्टिव टिश्यू। लिख लो, ये भी एक तरीके के संयोजी उत्तक होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ब्लड क्या है, ब्लड भी तो एक कनेक्टिव टिश्यू था, तो ये भी एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। एक और शब्द आता है ऐसा ही, जिसका फंक्शन कुछ ऐसा सा ही होता है, टेंडोन। टेंडोन हिंदी में इसको बोलते हैं कंडरा। टेंडोन क्या होता है, जहां पर ये, अच्छा पहले इसको लिखो, एक बोन दूसरी बोन से जुड़ी है, एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ती है, तो जिन टिश्यूज के थ्रू जुड़ती है उसको लिगामेंट कहा जाता है। तो इसको ऐसे याद कर लेना, देखो कैसे याद करोगे, सुनो, BLB, तो क्या हो गया, बोन, बोन से जुड़ रही है किसके थ्रू, L यानी लिगामेंट, तो BLB इसको याद कर लो, और इसको याद कर लो MTB। MTB का मतलब होता है एक मसल है इस तरीके से, ये मांसपेशी है, मसल है, और दूसरी यहां पर हड्डी है, और बीच में ये जो दोनों जुड़े हुए हैं, तो इस टाइप के कनेक्टिव टिश्यू को हम टेंडन कहते हैं, इसको हम टेंडोन कहते हैं। तो लिख लो कि एक मसल को दूसरी हड्डी से, एक मांसपेशी हो गई और दूसरी हड्डी हो गई, लिखिए एक मांसपेशी हो गई दूसरी हड्डी हो गई, इन दोनों को जिसके थ्रू जोड़ते हैं हमारे बॉडी में, उसको हम टेंडोन कहते हैं, उसको हम कंडरा कहते हैं, ठीक है, उसको हम टेंडोन या कंडरा कहते हैं। अंशु बच्चा, आरबीसी की ही डिस्कवरी याद रखनी है आपको। आरबीसी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने खोजी थी, बाकी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स की डिस्कवरी नहीं आती है, ठीक है, आपको नहीं याद करना है। ओके, तो ये दोनों पॉइंट ये बच्चा अच्छे से याद करना, लिगामेंट, टेंडोन, एसएससी वाले बच्चे तुम लोगों के एग्जाम में बहुत बार आते हैं कि एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ती है, उसको क्या कहते हैं, किसके थ्रू जुड़ती है, लिगामेंट्स के थ्रू। एक हड्डी दूसरी मांसपेशी से जुड़ रही है, तो वहां पे कौन से टाइप के टिश्यूज होते हैं, वहां पे टेंडोन, कंडरा, कंडरा संयोजी उत्तक पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। ये भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो वन लाइनर की फॉर्म में लिख लो। मैं सारे क्वेश्चन आपको वन लाइनर की फॉर्म में लिखवा दे रही हूँ, हड्डियों के नाम जितने मैंने लिखवाए हैं वो सारे याद कर लेंगे। अभी मैं थोड़ी देर के बाद वापस से आपको बताऊंगी कि कौन कौन से हड्डी के नाम आपको याद रखने हैं। मुझे पता है मैंने बहुत सारे लिखवाए हैं, आपको इतने याद नहीं होंगे, मैं बताऊंगी कौन कौन से याद करने हैं, ठीक है। चलो पहले कुछ बीमारियां पढ़ ले। डिजीजेस ऑफ बोन्स, लिखिए हमारी हड्डियों में कौन कौन सी डिजीजेस देखने को मिलती हैं। सिर्फ हड्डियों की बीमारी पढ़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि हड्डियों के बारे में पढ़ा है ना हमने, मसल्स की बाद में पढ़ेंगे जब मस्कुलर सिस्टम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। देखो, एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं रिकेट्स। रिकेट्स हिंदी में कहते हैं सूखा रोग, हिंदी में इसका नाम होता है सूखा रोग। ये रिकेट्स किस में होती है, छोटे बच्चों के अंदर देखने को मिलती है। चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब छोटे बच्चे जो 4, 5, 6, 7 साल के ना, उनके अंदर रिकेट्स हो जाती है। ये रिकेट्स क्यों होती है, क्योंकि उन बच्चों के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है। हमारे बॉडी में बहुत सारे विटामिन होते हैं, जिसमें से एक विटामिन होता है विटामिन डी, और विटामिन डी का केमिकल नेम, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सिफेरॉल। नाम से ही क्लियर है, कैल्सी का मतलब कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम। और कैल्शियम कहां कहां जरूरी है, कैल्शियम मैम हमारी बोन्स को मजबूत बनाता है, हड्डियों को बनाता है, हमारे नाखूनों को बनाता है, हमारे हेयर्स में कैल्शियम होता है, इसके अलावा हमारे दांत भी कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट के बने हुए होते हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूं कि अगर किसी बच्चे में बहुत ज्यादा विटामिन डी की कमी हो जाए, मतलब बहुत ही कम विटामिन डी बचा है उसके बॉडी में, तो उसके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसके कारण उसकी हड्डियां कमजोर हो जाती है।
इस बच्चे की हड्डियां क्या हो जाती हैं, बोन्स उसकी एक तो कमजोर हो जाएंगी और कमजोर होकर बच्चों उसकी हड्डियां पतली पतली हो जाती हैं, हड्डियों का विकास नहीं हो पाता है, हड्डियां पतली रह जाती हैं और वो बच्चा सूखा सूखा लगता है। सूखा का मतलब उस बच्चे का वजन कम हो जाता है, ऐसा हो जाता है एकदम, तो इसीलिए इसको सूखा बीमारी कहते हैं। दूसरा, उसके दांत जो होते हैं ना, दांत कमजोर हो जाएंगे क्योंकि दांतों को भी भरपूर मात्रा में कैल्शियम चाहिए, या उस बच्चे में दांत ना बहुत लेट आते हैं। लेट टीथ का मतलब कि वो छोटे, आपने देखा होगा 4-5 साल के बच्चे में क्या होता है, दांत टूट जाते हैं उसके, फिर नए आते हैं वापस। 20 दांत हमारे टूटते हैं फिर वापस नए आते हैं। तो उस बच्चे के अंदर क्या हो जाता है, उसके जो दांत है ना ये बहुत लेट आते हैं या आते ही नहीं है, या आधा पर्दा दांत आएगा आधा नहीं आएगा, ऐसे ऐसे कुछ हो जाता है। ठीक है, तो रैकेट्स क्या क्या एक बार फिर से सुन लो कि जब हम किसी बच्चे के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उस बच्चे के अंदर क्या होने लग जाती है, उसकी हड्डियां कमजोर, उसकी हड्डियां पतली और उसका शरीर सूख जाता है, शरीर का वजन बहुत कम हो जाता है, उसके दांत झड़ जाते हैं, दांत टूटने लग जाते हैं बीच में से, या बच्चे को दांत लेट आते हैं, या आधा दांत आ गया आधा नहीं आया, ऐसे ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो इस बीमारी को हम ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, सॉरी रिकेट्स कहते हैं। अब सेम बीमारी अगर अडल्ट को हो जाए, यानी कि हम लोगों के अंदर ऐसे ऐसे लक्षण देखने को मिल जाएं, तो इसी बीमारी का नाम चेंज करके हम इसे ऑस्टियोमलेशिया कह देते हैं। ऑस्टियोमलेशिया लिख लीजिए। ऑस्टियो का मतलब तो मैंने बताया था क्या होता है, हड्डियां। तो अगर यही सारे सिम्टम किसके अंदर देखने को मिल जाएं, एक अडल्ट मेल या फीमेल में देखने को मिल जाए, यानी कि जिनकी उम्र 16, 17, 18 साल से तो ऊपर ही है, एक वयस्क महिला या आदमी में देखने को मिल जाए, क्या अगर हमारे बॉडी में विटामिन डी की कमी होगी, विटामिन डी की कमी होगी तो हमारी हड्डियां क्या हो जाएंगी, कमजोर होने लग जाएंगे। लिख लो, हड्डियां बोन्स जो होती हैं वो कमजोर होने लग जाती हैं। और आपको बता दूं, हड्डियों में ही तो हमने पढ़ा था बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, हम लोगों की रीढ़ की हड्डी भी, बैकबोन भी कमजोर हो जाती है, रीढ़ की हड्डी भी मुड़ने लग जाती है या कमजोर हो जाती है, या प्रॉपर आपके बॉडी का पोस्चर नहीं बन सकता है, ऐसे झुक के चलोगे आप, रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लग जाएगा, उसका स्ट्रक्चरल बैलेंस इम्बैलेंस हो जाएगा, किसी भी तरीके ज्यादा देर गाड़ी चलाओगे तो कमर में बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाएगा, इस तरीके के आपके सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको बोलेगा, देखो भाई साहब आपके अंदर विटामिन डी की कमी हो गई, यानी कि आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी हो गई। अब डॉक्टर आपको विटामिन डी के कैप्सूल देगा, या फिर कैप्सूल खाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, ऐसे कैप्सूल आते हैं आपने देखे होंगे ट्रांसपेरेंट से कलर के, 3-4 दिन में एक खाना होता है, ज्यादा हैवी हो जाता है वो। अगर कैप्सूल से भी नहीं आराम आ रहा है तो फिर डॉक्टर आपको इंजेक्शंस देता है, इंजेक्शन देके विटामिन डी की कमी को पूरी करता है, इंजेक्शन देता है फिर आपको विटामिन डी का। तो अगर यही सिम्टम्स बच्चों में देखने को मिलते हैं तो हम सूखा रोग या रिकेट्स कह देते हैं, हम लोगों में होता है तो हम ऑस्टियोमलेशिया कह देते हैं। अब तीसरी बीमारी लिखो जो हड्डियों में देखने को मिलती है, उसको बोलते हैं हम बाउलेक्स, बाउलेक्स। हिंदी में इसको पांव का मुड़ जाना बीमारी कहते हैं, पांव मुड़ जाते हैं, ऐसा ही कुछ इसको हिंदी में नाम देते हैं। ये भी किसकी वजह से होता है, ये कैल्शियम की कमी। हमारी हड्डियों के पास जब कैल्शियम भरपूर मात्रा में नहीं पहुंच पाता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो बच्चों में आपको बताऊं इस बीमारी में क्या होता है, ये आपकी जांघें हैं, और जांघों में मैंने बताया है सबसे मजबूत हड्डी होती है और जो सबसे लंबी भी होती है। अब भाई वो जितनी लंबी होगी उसे उतना ही ज्यादा तो कैल्शियम चाहिए होगा। जो हमारे शरीर का पूरा ये धड़ का वजन है ना, ये सारा आपके जांघों में जो हड्डी होती है ना, फीमर, वो बेचारी झेल के रखती है। जो 2 फीमर है ना हमारे शरीर का, जो ऊपरी वजन है, वो सारा ये फीमर की वजह से, ये फीमर लेके बैठी है सारा वजन। अगर किसी इंसान की फीमर टूट जाती है तो डंडी लेके नहीं चलना शुरू कर देता है वो, क्योंकि उसके शरीर का वजन, फीमर टूट गई, वो ले नहीं सकती। तो हमारे शरीर का सारा वजन ये दोनों फीमर पे, एक लेफ्ट लेग की एक राइट लेग की, ये आपकी सबसे लंबी हड्डी है और इसे ये मजबूत भी रहनी चाहिए, इसलिए इसको सबसे ज्यादा कैल्शियम चाहिए होता है। लेकिन आप ऐसी डाइट या आप ऐसा खाना नहीं खा रहे हैं जिसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में नहीं है, तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी और जिसकी वजह से ये जो आपकी फीमर है ना, ये पहले पतली होगी और फिर बच्चों इस तरीके से फीमर मुड़ने लग जाएगी ऐसे।
ऐसे मुड़ जाएगी फीमर, देखो ऐसे आपकी फीमर, इसमें बैंड आ जाता है, ऐसे हो जाती है फीमर, देखो ऐसे इंद्रधनुष के आकार की हो जाती है, रेनबो जैसी दिखने लग जाती है, इंद्रधनुष के आकार की। तो इसी बीमारी को हम बाउलेक्स या बोलते हैं पांव मुड़ जाना, या फिर फीमर का मुड़ जाना, या जांघों का टेढ़ा हो जाना, ऐसे हो जाते हैं आदमी के पांव, ऐसे टेढ़ी हो जाती है फीमर। ठीक है बच्चों, क्या कि इस हड्डी में जो फीमर होती है उसको सबसे ज्यादा कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो फीमर मुड़ने लग जाती है और मुड़ के ऐसी हो जाती है, जिसकी वजह से बेचारी पतली हो गई, शरीर का वजन झेल नहीं पाई, वजन ज्यादा पड़ गया तो मुड़ गई, ऐसे बैंड आ गया फीमर में, क्या आ गया, बैंड आ गया, फीमर मुड़ गई। और बैंड कैसा आता है, मानो कि रेनबो जैसा आता है, इंद्रधनुष जैसा लगता है बैंड, ऐसा हो जाता है बैंड, ऐसे ऐसे दिखने लग जाती है। तो इस बीमारी को हम बाउलेक्स कहते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर ये बाउलेक्स बहुत ज्यादा दिनों तक रहा तो आपको एक बीमारी और हो जाएगी, जिसको हम नोक नी डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं, नोक नी डिजीज, हिंदी में कहते हैं घुटनों का टकराना, घुटनों का टकराना बीमारी, आपस में घुटने टकराने लग जाते हैं। अच्छा, आपने कभी पुलिस का एग्जाम की तैयारी की हो या आर्मी में जाने की तैयारी की हो कभी, तो ना आर्मी में अगर आप जाते हो या कोई भी डिफेंस का एग्जाम देते हो, या आप कभी पुलिस की तैयारी की हो कांस्टेबल की, तो जब आप फिजिकल देने जाते हो ना तो आपसे पूछा जाता है कि आपको बाउलेक्स या नोकनी डिजीज तो नहीं है। ऐसी बीमारी जिसमें फिजिकल होता है और आपको दौड़ाते हैं कि आप दौड़ पा रहे हो कि नहीं दौड़ पा रहे हो, तो वहां पर पक्का आपसे जब फॉर्म सबमिट करवाते हैं तो उसमें पूछते हैं कि बाउलेक्स या नोकनी जैसी डिजीज तो नहीं है आपको, क्योंकि अगर ये दोनों बीमारी हैं तो वो इंसान दौड़ भाग नहीं पाते हैं। क्यों, क्योंकि अगर बहुत दिनों तक बाउलेक्स रहा तो ये फीमर इतनी मुड़ जाती है दोनों पांव की, ऐसे मुड़ जाती हैं, और ये जो फीमर से नीचे आपके जो घुटने हैं, घुटनों की जो हड्डी होती है, ये आपस में जुड़ने लग जाती हैं, ऐसे मतलब आपस में मिल जाती हैं। जुड़ने का मतलब वैसे नहीं जुड़ेंगे, जब वो इंसान भागता है ना तो उसके घुटने ऐसे आपस में टकराने लग जाते हैं। क्यों, क्योंकि फीमर ऐसे मुड़ गई तो इनके बीच का जो गैप है ना वो गैप कम हो गया, तो ये घुटने है ना, ये घुटने आपस में टकराएंगे और वो इंसान भागने की कोशिश करेगा और धड़ाम से गिर जाएगा, वो धड़ाम से गिर जाएगा। तो इसे कहा जाता है नोकनी डिजीज। इस बीमारी में क्या होता है, तो आप कहेंगे बच्चा इस नहीं ये जेनेटिक नहीं होती है बच्चा, ये जेनेटिक नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें अगर फीमर बहुत दिनों तक आपकी पतली रही तो दोनों घुटनों के बीच का ये गैप कम हो जाता है, फीमर ऐसे मुड़ती जाती है, मुड़ती जाती है, ऐसे हो जाते हैं, इंसान के पांव टेढ़े हो जाते हैं, जैसे पोलियो वाले इंसान के होते हैं। पोलियो वाले का तो एक पांव टेढ़ा होता है, उसमें दोनों ही हो जाते हैं, और इन दोनों घुटनों के बीच का स्पेस कम हो जाता है, जगह कम हो जाती है। अब इंसान भागने की कोशिश करेगा तो उसके घुटने आपस में टकराएंगे। उसमें दिखाया ना, मिल्खा सिंह मूवी में दिखाया, आपने देखा हो तो। मेरी नोकनी जेनेटिक भी होती है क्या, मैं मेरी नोकनी है, मेडिकल अनफिट हूं मैं। हाँ, मेडिकल में तेजेंद्र मैंने कहा ना बेटा कि मेडिकल, आर्मी वाले तो स्पेशली नहीं लेते हैं इसके अंदर, मतलब अगर आप आर्मी वगैरह में जाना चाहते हो ना, या फिर कोई भी ऐसे डिफेंस का एग्जाम देते हो, तो वहां पर आपको ना ये इसके लिए अनफिट माना जाता है अगर आपको नोकनी वगैरह डिजीज है तो। ठीक है, तो ये हमारी हड्डियों की बीमारी है। एक और होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों में छेद होने की बीमारी, लिख लो ऑस्टियोपोरोसिस। अब इसके अंदर क्या होगा, नाम से क्लियर है, ऑस्टियो का मतलब हो गया बोन्स यानी हड्डी, पोरोसिस का मतलब होता है छेद होना। मैंने आपको पढ़ाया ना कि हमारी हड्डियां ऐसे पोरस होती हैं, छेद होते हैं, लेकिन बच्चा ये छेद बहुत छोटे होते हैं कि यहां से आपकी सेल से बाहर आ पाती हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा दिनों तक आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी रही तो ये छेद इस तरीके से बढ़ने लग जाते हैं, हड्डियां बहुत ज्यादा पोरस हो जाती हैं ऐसे, और फिर हड्डियों के अंदर जितनी भी सारी चीज है ना, सॉल्ट वगैरह, वो सब बाहर निकल जाते हैं और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, या हड्डियों के अंदर इन छेद से पानी वानी चला जाता है, या इन हड्डियों के अंदर पानी वानी चला जाता है, तो यहां से भी खतरनाक बीमारी हो जाती है। तो इसको ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। इसमें सिम्टम नहीं पूछता है, पूछता है ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, तो आपको बताना है हड्डियों की बीमारी है, इसमें हड्डियां छिद्रित, ज्यादा हड्डियों के छेद बढ़ जाते हैं। तो नोकनी हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, बाउलेक्स यानी कि फीमर का मुड़ जाना, फीमर में बैंड आ जाना, ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स
ये सारी बीमारियां हमारी किसकी होती हैं? हड्डियों की होती हैं। ये हड्डियों से संबंधित बीमारियां हैं तो एग्जाम में आ सकती हैं। ये हो गई आपकी हड्डियों की बीमारी। अब मैम कौन कौन से हड्डी का हमें नाम याद रखना है? तो कुछ कुछ नाम याद कर लो बच्चा। कौन कौन सी? ये तीनों नाम याद कर लो। सबसे पहले ध्यान से सुनते जाना। स्टेपीज, इनकस, स्टेपीज, दूसरी लिखो कॉमा लगा के इनकस, तीसरा मेलियस। ये कहां पर होती है? एग्जाम में इनकी लोकेशन पूछेगा तो ये हमारे कान में होती है, ये ईयर बोन्स होती हैं। ये तीनों आपको नाम याद करने हैं। मैं बता रही हूं इन हड्डी के नाम याद रखेंगे, ठीक है। फीमर तो आपको क्लास में याद हो गया होगा। फीमर कहाँ होती है? आप बताओगे थाई में होती है, जांग में होती है। इसका नाम भी आपको याद रखना है। जांग की हड्डी को फीमर कहते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रेडिस एंड अल्ना कहाँ होती है? रेडिस एंड अल्ना ये हड्डी कहाँ पाई जाती है? आपको बताना है। ये हैंड में पाई जाती है, लोअर हैंड में, हाथ के निचले हिस्से में, लोअर आर्म में लिख लो, निचली भुजा में, कोहनी से निचली भुजा में पाई जाती है। उसके बाद आता है बच्चा ह्यूमेरिस कहाँ होता है? ह्यूमेरिस के बारे में पूछ ले तो आपको बताना है ह्यूमेरिस अपर आर्म में होता है। ये सारे नाम याद करने, जितने मैं बताऊंगी सिर्फ इतने ही नाम याद करने हैं। अपर आर्म का मतलब होता है हाथ का ऊपरी भुजा, हैंड में होती है, ऊपर की तरफ होती है। एक बच्चा घुटने की हड्डी को, पटेला को बहुत पूछता है कि पटेला बोन कहाँ पाई जाती है। पटेला को हम कहते हैं नी कैप, घुटने की हड्डी या घुटने की कैप, घुटने की हड्डी। नेक्स्ट आपसे पूछता है कि कार्पस या कार्पल बोन्स किसको बोलते हैं? ये सब याद करनी है आपको, ठीक है। कार्पस या कार्पल बोन्स किसको कहा जाता है? कार्पल बोन्स। इनको, ये कहाँ होती है? हमारी रिस्ट में होती है, कलाई में होती है। नंबर पहले ही याद करवा चुकी हूं, अब नहीं करवाऊंगी। ये हमारी कलाई में पाई जाती है। उसके बाद आपसे पूछता है, उसके बाद आपको याद रखना है डिजिट्स बोन किसको कहते हैं? डिजिट्स या बोलता है फेलेंजेस। फेलेंजेस हिंदी में नाम मैं इसलिए अलग नहीं लिख रही हूँ क्योंकि इंग्लिश में ही आते हैं लिखे हुए। ये किसकी बोलते हैं? ये हाथ और पांव की हड्डियां होती हैं। लिख लो, सॉरी, हाथ की उंगली, हाथ की फिंगर्स यानी हाथ की उंगली, और पैर की उंगलियों की जो अंदर हड्डी होती है उनको कहते हैं हम। पैर और हाथ की उंगली की हड्डियों को हम डिजिट्स कहते हैं, जो 14 होती हैं हर एक हाथ हर एक पांव में, ठीक है। अगली नेक्स्ट याद रखनी है आपको इसके अलावा मैग्जिला, मैग्जिला कोमा मैंडिबल, ये कहाँ पाई जाती है? जबड़े में। ये लिख लेना, ऊपरी जबड़े में, ये निचले जबड़े में। लिख लो, ये जॉ बोन्स होती है। जॉ बोन्स का मतलब होता है बच्चा जबड़े की हड्डी, जबड़े की हड्डी। अगला याद रखना है स्टर्नम। स्टर्नम कहाँ होती है? तो स्टर्नम होती है चेस्ट में, इसको चेस्ट बोन कहा जाता है, छाती वाली हड्डी, चेस्ट बोन। हिंदी में वक्षीय गुहा आ सकता है, छाती में होती है ये, ठीक है। उसके अलावा आपको जो नेक्स्ट याद करनी है, और कौन सी याद कर सकते हो आप? कान की तो हमने लिख डाली ना सारी, ठीक है ठीक है। इसके बाद और हाँ, हायोड, हायोड भी आती है। हायोड बोन कौन सी होती है? हायोड हड्डी कहाँ होती है? आपको लिखनी है थ्रोट में होती है, थ्रोट में। अगला लिखना एक और, दो चार तो और लिख लो सारी। इसको थोड़ा यहाँ कर देते, इधर ही लिख लेते हैं ताकि सारे आप याद कर लोगे। एक आती है बच्चा वोमर। वोमर बोन कहाँ होती है? वोमर होती है नाक में, ये वाली, ये नोज बोन है, नोज, नोज। उसके अलावा एक बार डायग्राम देखूं मैं कि आपको कौन कौन सी याद करवानी चाहिए मुझे, जो एग्जाम में आ सकती है। हाँ, टीबिया फिब्यूला लिखो बच्चा, टीबिया एंड फिब्यूला, टीबिया एंड फिब्यूला कहाँ होती है? ये होती हैं आपकी लेग में, लोअर लेग में, पांव के निचले हिस्से में। उसके बाद लिखना आप मेटाकार्पल। मेटाकार्पल बोन्स किसको कहते हैं? हथेली की हड्डियों को, पाल्म बोन्स को हथेली की हड्डी को कहा जाता है। टीबिया फिब्यूला पांव के लोअर लेग में होते हैं। बाकी तो ओहो, ये दोनों लिखो। कंधे की हड्डी का नाम लिखो, स्कैप्यूला,
स्कैप्यूला कहाँ होती है, लिख लेना, शोल्डर बोन होती है, कंधे की हड्डी होती है, कंधे की हड्डी कंधे में होती है ये वाली। उसके बाद लिखना क्लेविकल, क्लेविकल किसको कहते हैं, लिखो, इसको कॉलर बोन कहते हैं, जहां पे कॉलर आती है आपकी शर्ट की, या इसको नेक बोन, गर्दन की हड्डी कहा जाता है, या इसको ब्यूटी बोन भी कहा जाता है, पढ़ा चुकी हूँ ये सारी चीजें, ठीक है, सुंदरता वाली हड्डी कहा जाता है, ब्यूटी बोन कहा जाता है। इसके अलावा आप क्या याद रखोगे, इसके अलावा जाइगोमैटिक बोन, जाइगोमैटिक, ये और लिख लो लास्ट, जाइगोमैटिक, ये होती है जाइगोमैटिक, गाल की हड्डी, चिक बोन, ये टच करो इसे, जाइगोमैटिक, जाइगोमैटिक बोन, जाइगोमैटिक हड्डी दो होती है दोनों गाल में, ये होती है आपकी चिक पे, यानी गाल की हड्डी होती है, ये गाल की हड्डी। ये सारे आपको नाम याद करने हैं बच्चों। या तो पूछेगा कौन सी हड्डी कहां पे है, या पूछेगा ये हड्डी गाल की हड्डी का नाम बताओ, या तो नाम पूछेगा या पूछेगा कौन सी हड्डी कहां पे है, बस ये इतनी आपको याद करनी है, ठीक है। देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, या तो ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, ऐसे या ऐसे, ठीक है, तो ये सारे आपको याद करने हैं। मैंने वॉल्यूम 1 के क्वेश्चन लगाए थे, 90% लग गए, 10% आज की क्लास के बाद लग जाएंगे। कैल्शियम की कमी को कैसा पूरा करें, कैल्शियम की कमी के लिए आप दूध पियो, आप अगर एग अंडा खाते हो तो अंडा खाइए या हरी सब्जियां खाइए, ठीक है, सोयाबीन खाओ, उसमें भी कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है उसके अंदर, दूध सबसे अच्छा सोर्स होता है कैल्शियम का। और बहुत ज्यादा कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम की टैबलेट्स आती हैं, फिर आपको वो खानी पड़ेंगी, ठीक है। हाँ जी, समझ गए मैम। हड्डी टूटने पर रोड डलती है, हाँ जी, जब आपकी हड्डी अपनी जगह से खिसक गई या टूट गई तो उस हड्डी को वापस जोड़ने के लिए, उसके लिगामेंट्स वापस जोड़ने के लिए एक रोड डलती है, आर्टिफिशियल रोड डलती है, और वो आर्टिफिशियल रोड लोहे की नहीं होती है, लोहे की होगी तो हमारे बॉडी में 70% पानी होता है, जंग लग जाएगा उस पे, वो होती है टाइटेनियम की, टाइटेनियम फ्यूचर मेटल कहलाती है, इसको कहा जाता है मेटल ऑफ फ्यूचर, भविष्य का धातु कहा जाता है, इसकी होती है वो। टाइटेनियम के इम्प्लांट्स बनते हैं, इम्प्लांट्स का मतलब होता है बाहर से ऐसी कोई आपका इंस्ट्रूमेंट जो आपके शरीर के अंदर डाल दिया डॉक्टर ने, उसको इम्प्लांट कहा जाता है, कृत्रिम अंग की तरह काम करती है जो। तो जो रोड डलती है ना हमको, वो टाइटेनियम के डलते हैं। ऐसे बोलते हैं स्विट्जरलैंड की टाइटेनियम सबसे अच्छी आती है, इसमें भी टाइटेनियम इंडिया की, स्विट्जरलैंड की, पेरिस की सबसे अलग अलग आती है। स्विट्जरलैंड वाली बहुत अच्छी होती है, वो सड़ती गलती नहीं है। जैसे हमारे पापा का एक्सीडेंट हुआ था 2016 में, डीमोनेटाइजेशन हुआ था ना, अक्टूबर में हुआ था क्या डीमोनेटाइजेशन, उनका नवंबर में एक्सीडेंट हुआ था, तो उनको रोड डली है, उनकी फीमर है ना, ये फीमर, उनकी फीमर मतलब पूरी टूटी हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा फीमर उनका टूटा हुआ है। तो मेरे पापा आर्मी में थे, तो ऑन ड्यूटी उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो ड्यूटी पे ही थे वो, ड्यूटी पे, एक्चुअली ड्यूटी पे क्या थे, 26 जनवरी की परेड करने दिल्ली में ही आए हुए थे, तो इनको परेड की तैयारी के लिए 3-4 महीने पहले यहाँ बुला लेते थे। तो नवंबर में, डीमोनेटाइजेशन 16 अक्टूबर को हुआ था ना, तो उनका शायद 16 नवंबर या 21 नवंबर इनमें से उनका ऑन ड्यूटी एक्सीडेंट हो गया था, तो उनकी फीमर पूरी टूटी हुई है, उनको रोड लगी हुई है, रोड डली हुई है। तब मुझे पता लगा था कि ये टाइटेनियम स्विट्जरलैंड की सबसे अच्छी आती है, क्योंकि ऑपरेशन मैंने ही करवाया था उनका, ठीक है, समझ गए मैम। मेरे लेग में प्लेट लगी हुई है, प्लेट मतलब फिर वो उसको स्टेबल करने के लिए, देखो मैंने कहा ना इस तरीके से हड्डी होती है आपकी, ऐसे हड्डी, अब ये हड्डी यहां से कोई दूसरी हड्डी है मान लो, या यहाँ पर बीच में कोई लिगामेंट था या टेंडन था, यहाँ कोई मसल थी दूसरे से जुड़ा हुआ था, तो ये टूट गया बीच का पार्ट, अब ये तो ऐसे हवा में ऐसे हिलने लग जाएगी ना, तो इसको स्टेबल करने के लिए यहाँ पर ऐसे प्लेट जैसी चीज लगाते हैं, वो भी टाइटेनियम की बनती है। ऐसी कोई भी चीज हो ना जो हड्डी की जगह लगती है या जॉइंट्स की जगह लगती है, वो टाइटेनियम की ही बनती है। फिर मैम आप तो बड़ा, आप बता के सैड हो जाएंगे, हाँ हाँ मैं सैड हो जाती हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, सैड में उस चीज से नहीं हूँ, सैड में उसके बाद पापा का रिटायरमेंट भी लेना पड़ा, 6 महीने तो वो टोटली बेड रेस्ट पे थे, फिर और उनको मेडिकल लीव मिल गई थी, 1-1.5 साल वो बेड रेस्ट पे थे। उसके बाद आर्मी वाले पता है क्या करते हैं, आपको पता होगा कि कैटेगरी लगा देते हैं, पापा की ना कैटेगरी लग गई थी, यानी कि अब इनका प्रमोशन नहीं हो सकता,
अब प्रमोशन भी नहीं हो सकता था, और मतलब अब आप आर्मी के लायक नहीं रहे, क्योंकि आर्मी में तो पूरा फिट इंसान चाहिए ना। तो फिर पापा को वॉलंटरली रिटायरमेंट लेना पड़ गया था, तो उन्होंने फिर 2017 में ही लास्ट में दिसंबर में उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था। तो मेरे पापा ने 32 साल 6 महीने 18 दिन देश को सर्व किया है। 32 साल, समझ रहे हो आप, 32 साल 32.5 साल और 18 दिनों पर पापा ने देश को सर्व किया है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैं बिल्कुल सैड नहीं हूँ इस चीज़ को बता के। हाँ, वो टाइम बहुत खराब था हम लोगों के लिए, लेकिन मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो इसमें सैड होने वाली बात नहीं है, लेकिन अच्छी बात है। चलो, याद हो गया सारी चीजें। तो इसी के साथ आपका बोन्स वाला पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है बच्चा। हड्डियों वाला पार्ट जो स्केलेटल सिस्टम का था वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जॉइंट्स के बारे में। एक क्लास लगेगी जॉइंट्स पढ़ाने में। जो जॉइंट्स होते हैं ना हमारे बॉडी में, जिनको हम संधियां कहते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना। प्रिंस कह रही है इतना कम फी में इतना अच्छा कंटेंट क्यों दे रही हो। अच्छा प्रिंस, आपको बुरा लग रहा है? चलो अगली बार प्रिंस से भाई सब लोग 10,000 रुपए लेंगे फीस के, और हम सब लोग पार्टी करेंगे, ठीक है। प्रिंस कह रहे हैं मैम इतना कम फी में इतना अच्छा कंटेंट क्यों दे रही हो। प्रिंस को बुरा लग रहा है। वैसे प्रिंस आप नहीं हो, मुझसे ये बात कम से कम हजारों बच्चों ने बोली होगी कि मैम आप नीट लेवल का कंटेंट पढ़ाती हो। यही चीज हम ऑफलाइन पढ़ने जाते हैं तो हमें 80,000 रुपए 1 लाख रुपए फी देनी पड़ती है। मुझे पता है, ये बात मुझे पता है, ऐसा मुझसे बहुत बार बच्चे बोल चुके हैं। लेकिन कोई ना प्रिंस, पैसे वैसे में क्या पड़ा है, पैसा वैसा हाथ का मेल है, दुआएं है ना वही काम आएंगी, है ना। यस पिंकी, हाँ हाँ जी। आपको डाउट है किसी भी, आज इंटरनेट भी बहुत प्रॉब्लम कर रहा है एक्चुअली।